3, 2, 1, 0. 1, 0. 1. This is a code editor. A code editor with AI assistance, user collaboration, environment customization, web previews, and Android emulation. And, did we mention? It's all inside the browser. Running on any device. Anywhere in the world. Anywhere in the universe! Wait, we don't have that feature yet? Never mind. Let's head back down. Breakpoint debugging? Yeah, it's got that. And this code editor is backed by Gemini, Google's largest and most capable model. And it powers inline AI assistance that's contextually aware of the surrounding code. So it can write those unit tests for you. Want to get a project started fast? There's an entire gallery of starter templates that ranges from JavaScript frameworks, Flutter apps, and backend languages. Enable integrations for Gemini and Google Maps. Deploy in one click to Cloud Run and Firebase hosting. Oh, you're a Docker fan? Well, you can set up Docker with just a config option. And with support for the Chrome DevTools console and Lighthouse, you can rest easy knowing that the quality and performance of your app are always up to par. So maybe this is more than just a code editor. This is Project IDX. Start building. Hey everyone and welcome back to my YouTube channel. So guys, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गूगल के प्रोजेक्ट IDX के बारे में। गूगल ने रिसेंटली प्रोजेक्ट IDX को बीटा वर्जन उसका जो है वो रिलीज कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या है ये प्रोजेक्ट IDX और हम लोग किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाई वी नीड प्रोजेक्ट IDX। सो यहाँ पे जिस तरीके से मेंशन है कि प्रोजेक्ट IDX इज एन AI assisted workspace for full stack multi-platform app development in cloud with support for the broad range of frameworks, languages and services alongside integrations with your favorite Google products। अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर हैं या जस्ट एक डेवलपर हैं तो आपके पास एक वर्क स्पेस गूगल ने क्रिएट किया है जिसको उसने प्रोजेक्ट IDX का नाम दिया है। ये एक वेब बेस्ड वर्क स्पेस है जिसको फुल स्टैक डेवलपर्स के लिए क्रिएट किया गया है और उसमें जनरेटिव AI के फीचर्स जैसे जेमिनी मॉडल जो है वो इंटीग्रेट किया है। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि प्रोजेक्ट IDX हमें किस तरीके से अवेलेबल होगा और हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट IDX की वेबसाइट पे लेके जाता हूँ और यहाँ पे एक ब्लॉग आर्टिकल है। यहाँ पर नीचे मेंशन है कि स्टार्ट बिल्डिंग विद योर प्रोजेक्ट IDX टुडे। यहाँ पे एक जनरल डिस्क्रिप्शन है और यहाँ नीचे मेंशन है कि प्रोजेक्ट IDX इज नाउ बीटा, ठीक है। और यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल्स मेंशन है जो मैंने आपको बताया था कि ये सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको मेंशन किया है कि आप क्यों इसको यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जेनेरिक उसने कुछ वर्ड्स में मेंशन किया हुआ है कि जिस तरीके से गूगल टूल्स एंड प्रोडक्ट्स लाइक फ्लिटर एंड फायरबेस, ये आपको सर्विसेज वहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ नीचे आता हूँ तो यहाँ पर कुछ उसने मजीद इन्फॉर्मेशन दी है। प्रोजेक्ट IDX ऑलरेडी हैज सपोर्ट फॉर AI पावर्ड कोड कंप्लीशन। सो इन 3 पॉइंट्स को मैं अगर सिंपल वर्ड्स में मेंशन करूँ तो अगर आपने कोई भी AI असिस्टेंट यूज़ किया हो इन VL स्टूडियो कोड या VL स्टूडियो तो आपको पता होगा कि आप AI पावर्ड कोड कंप्लीशन क्या है। तो आप जैसे जैसे उसके अंदर कोड मेंशन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको उस कोड की इंफॉर्मेशन जनरेट करके नेक्स्ट लाइन में प्रोवाइड करवाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपको असिस्टेंट चैट की बात बताऊं तो यहाँ पर आपके पास एक असिस्टेंट होता है जो कि चैटबॉट की तरह वर्क करता है और आप कोई भी इसके अंदर कमांड मेंशन करते हैं तो आपको उसके अंदर आंसर प्रोवाइड करता है। यानी वो एक चैट बॉक्स आपको VS कोड के अंदर या VL स्टूडियो के अंदर प्रोवाइड करेगा ताकि उसी के अंदर आप कोई ना कोई कमांड लिख के उससे एक्शन जनरेट करवा सकें। इसके साथ साथ कॉन्टेक्चुअल कोड एक्शंस, ये आजकल के नए जो AI टूल्स हैं जो आप न्यू लॉन्च हो रही हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है। यानी आपकी जो इन्वायरमेंट है आप जब डिप्लॉय करते हो उस पूरी इन्वायरमेंट को तो वो उस पूरी इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करता है और उसको पता होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस पर्पज़ के लिए है, आप उसके अंदर कौन से वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की जो कोडिंग है, कौन से सिंटैक्स को आप यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली होता है ना कि हम कोई ना कोई जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो उसके कुछ ऑर्गेनाइजेशन कोडिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो अगर मैं चैट GPT से पूछता हूँ या कोई जेमिनी से पूछता हूँ इंडिविजुअल उसके प्लेटफॉर्म पे जाके तो वो मेरी रिपोजिटरी या मेरे प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रोजेक्ट मेरी अपनी लोकल इन्वायरमेंट के अंदर है।
और मैं एक ऑनलाइन टूल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, एक थर्ड पार्टी यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास वो रिसोर्सेज़ नहीं है कि मैं पूरी की पूरी रिपॉजिटरी उसको दूँ और उसको अंडरस्टैंड करूँ कि यार इस लेवल का प्रोजेक्ट मैं क्रिएट करने लगा हूँ और मैं इन कोडिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी अपनी एक कॉन्टेक्स्ट लेंथ होती है, हम उससे ज़्यादा उसको कोड नहीं दे सकते या कोई भी प्रॉम्प्ट नहीं दे सकते। इसी तरीके से आप कॉन्टेक्सचुअल कोड एक्शंस को यूज़ करते हैं। आप जैसे ही कोड करते हैं तो वो आपको ईज़िली बता देता है कि आप जो कोडिंग स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं या आप कोड लिख रहे हैं वो इस लेवल का कोड है, तो वो भी आपको हेल्प करता है उसी लेवल के कोड को जनरेट करने में। इसके साथ-साथ आप उसे जेमिनी के ऊपर चैट कर सकते हैं। ये भी इसके अंदर एक फ़ीचर है कि आप उस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर रहते हुए ही आप एआई टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर आपके कोड में कोई ना कोई इश्यू है, कोई ना कोई एरर है, तो आप जस्ट उस कोड को सिलेक्ट करते हुए उसका एरर डिफाइन कर सकते हैं और उससे पूछ सकते हैं, तो वो उसको करेक्ट कर सकता है। तो अब हम चलते हैं अपनी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर और देखते हैं कि हम किस तरीके से प्रोजेक्ट आईडीएक्स को यूज़ कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल प्लेटफ़ॉर्म। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने आना है आईडीएक्स की वेबसाइट के ऊपर idx.dev एंटर। सो आपको बस कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास होम का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे जा सकते हैं। इसके अलावा आपका ब्लॉग का ऑप्शन है, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली अगर आपको इन्फॉर्मेशन इससे जनरेट करनी है या उसके बारे में पढ़ना है, तो आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम होम पे जाते हैं और होम पे जाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है। तो यहाँ पर ना मेरे पास एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे जिस तरह मेंशन है कि स्टार्ट बिल्डिंग योर ऐप इन दी क्लाउड। तो यहाँ पर वेलकम मैसेज है और यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले यहाँ पर कोई भी इन्वायरमेंट अगर डिप्लॉय करनी है, तो सबसे पहले आपने जो प्रॉब्लम है इसको अंडरस्टैंड करना है कि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम कोई डेवलपमेंट कर देते हैं तो उसके लिए हमें अपनी डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को सेटअप करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और वो प्रोजेक्ट है डॉट नेट के ऊपर और एंगुलर के ऊपर। मैं ये चाहता हूँ कि डॉट नेट फ्रेमवर्क के ऊपर मैं कोई एप्लीकेशन क्रिएट करूँ और फ्रंट एंड मेरा जो है वो एंगुलर के ऊपर हो। ये जस्ट एक हम लोगों ने एक एग्जांपल कोड की। अब मेरा क्योंकि डेवलपमेंट में यानी बैकएंड के अंदर जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है उसके लिए मुझे कुछ लाइब्रेरीज की ज़रूरत है। इसके अलावा मुझे कुछ उसके अंदर कुछ रिपॉजिटरीज़ भी चाहिए होंगी या मुझे कुछ और इस तरह की फीचर चाहिए होंगी ताकि मैं अपनी एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकूँ। इसके साथ-साथ मैंने कौन-सा फ्रेमवर्क डॉट नेट का यूज़ करना होगा, उसके लिए मुझे कौन-सी और लाइब्रेरीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी। ये तमाम चीज़ें हम लोग डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे नॉर्मली हमारी फाइल बनती है रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर मुझे एंगुलर को भी इसके साथ इंटीग्रेट करना है, ज़ाहिर-सी बात है कि मुझे एंगुलर के फ्रेमवर्क को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली अपनी एनवायरनमेंट को डिप्लॉय करना पड़ेगा और मुझे उसी तरह की लाइब्रेरीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। अब इन दोनों चीज़ों को नज़र में रखते हुए डॉट नेट फ्रेमवर्क को और एंगुलर को मुझे उसके अकॉर्डिंगली अपनी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए लाइब्रेरीज़ रिक्वायर्ड होंगी और वो मैं मैनुअली इंस्टॉल करूँगा, ठीक है? ताकि मैं अपने जो एनवायरनमेंट है उसको सेटअप कर सकूँ। यही चीज़ है। अब ये है मेरे पास एक प्रॉब्लम जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। मुझे वन बाय वन करके अपनी लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके लिए फिर मुझे चेक करना पड़ेगा, बहुत सारे इश्यूज़ आएँगे और ये नॉर्मल सी बात है। इस बात को आप अंडरस्टैंड करते हैं, अगर आप एक डेवलपर हैं तो आपको पता होगा कि नॉर्मली जब हम कोई डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप करने जाते हैं तो इतना आसान नहीं होता किसी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेटअप करना कि आप उसकी पहले डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर आप उसके बग्स वगैरह साथ-साथ आ रहते हैं, उसके इश्यूज़ आ रहते हैं, ठीक है? उनको आप साथ-साथ रिज़ॉल्व कर लेते हैं। ये तमाम चीज़ें ना इनको देखना पड़ता है, उसके साथ फिर आप अपनी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेटअप कर पाते हैं। यहाँ पर हमारे पास यही प्रॉब्लम है। तो गूगल ने हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हुए प्रोजेक्ट आईडीएक्स को क्रिएट किया ताकि हम इन तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं इनको अवॉइड करके अपनी एनवायरनमेंट को सेटअप कर सकें। इसी के साथ-साथ जब हम बात करते हैं किसी लोकल प्रोजेक्ट की या अगर हम टीम वर्क कर रहे हैं और टीम्स के साथ हमने अपनी रिमोट शेयरिंग करनी होती है ताकि हम अपने प्रोजेक्ट्स को डिफाइन करके रिमोटली अपनी टीम के साथ इंटरेक्ट कर सकें और किसी न किसी इश्यू के ऊपर अगर हम डिस्कशन करें तो हम रिमोट अपनी सेटिंग को सेटअप कर सकें। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एज़ ए रिमोटली इसके अलावा लोकल या टीम डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करते हैं, प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज़ की बात करते हैं, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ये तमाम के तमाम इश्यूज़ देखने के बाद
गूगल ने प्रोजेक्ट आईडीएक्स है उसको इसके अकॉर्डिंग बनाया ताकि हम अपने जो भी टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं, जो भी हमारी प्रोडक्टिविटी है, उसमें जो है वो एनहांसमेंट हो सके और हमारी जो टाइम कंज्यूमिंग है वो कम हो सके। तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसको गूगल ने प्रोजेक्ट आईडीएक्स के थ्रू हल करने की कोशिश की है। तो चलें अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि जैसे आप यहाँ पर आते हैं idx.google.com के ऊपर, तो यहाँ पे आपको बस इस तरीके से जो इंटरफेस आ रहा है, आप यहाँ पर आते हैं। अब सपोज़ करें कि मैं अपनी किसी एंगुलर एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो अब आपने क्या करना है कि मुझे सेटअप करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली मेरी एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी इस तरह की एंगुलर के लिए कोई लाइब्रेरी ये तमाम चीज़ें सेटअप नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास कुछ इस तरीके से इसमें मुझे इंटरफ़ेस ये है और यहाँ पर मैं इस इंटरफ़ेस का यहाँ पे नाम मेंशन करूँगा कि मेरी एप्लीकेशन कौन-सी है। तो मैं यहाँ जनरली लिख देता हूँ माय एंगुलर ऐप, ठीक है? मैंने सिंपल एक एप्लीकेशन मेंशन की और इसकी जो आईडी है वो ये जनरेट हो गई है। इसको मैं करता हूँ क्रिएट। सो आप देख सकते हैं कि इसने ना यहाँ पर सेटअप रन करना स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसने मेरी जो एनवायरनमेंट है वो डिप्लॉय कर दी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इसने मुझे इंटरफेस प्रोवाइड किया है। अब ये कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि एनवायरनमेंट डिप्लॉय करने की कुछ। सो गाइस आप देख सकते हैं कि इसने मेरी जो एनवायरनमेंट है वो डिप्लॉय कर दिया और इवन मुझे यहाँ पर एक वेब इंटरफेस भी प्रोवाइड किया है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इंटरफेस है ये सिमिलर टू विजुअल स्टूडियो कोड के है, ठीक है? यहाँ पर ठीक वैसे ही आपके पास मेन्यूज़ हैं, आप मेन्यूज़ के साथ यहाँ पर इसी तरीके से इंटरैक्ट करते हैं जैसे आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर करते हैं और इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास फाइल्स का ऑप्शन है और यहाँ पर आपके पास सर्च का ऑप्शन है, ये सोर्स कंट्रोल आ गया, डिबगिंग का ऑप्शंस हैं, एक्सटेंशंस भी हैं आपके पास यहाँ पर और प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये आउटलाइन का ऑप्शन भी यहाँ पे दे रहा है और टाइमलाइन का भी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आ रहा है। यहाँ पे आपके पास एक गियर ऑप्शन है यानी कि जिस तरह आप विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आप डिफरेंट एक्सटेंशंस को मॉनिटर करते हैं, डिफरेंट शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, सेटिंग्स करते हैं, वो तमाम के तमाम ये भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। और ये सारे के सारे इंटरफेस आप इससे फ़ैमिलियर हैं अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करते हैं और तो फिर आपके लिए ये ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। अब हम चलते हैं वापस से अपने देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने जितनी भी चीज़ें मुझे अपनी एनवायरनमेंट के लिए क्रिएट करनी थी, वो सब कुछ इसने खुद ही किया है। मुझे खुद से कोई कमांड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसने एंड पे जाके मुझे यहाँ पर एक मैसेज दिया है, जो कि एक गिट रिपॉज़िटरी यानी कि जो भी सर्विस थी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है और यहाँ पे जब कंप्लीशन हो गई है, तो उसने मुझे यहाँ पर सर्विस को क्लोज़ किया है और यहाँ पर उसने मुझे रन npm फंड के नाम से दिया ताकि मैं मज़ीद उसकी डिटेल दे सकूँ। और यहाँ पे अगर मैं इस टर्मिनल को क्लोज़ करता हूँ, टर्मिनल को क्लोज़ करने के बाद आपके पास यहाँ पे कोडिंग का एनवायरनमेंट आ गई और यहाँ पे आपके पास एक इंटरफ़ेस आ गया जो कि आपको फ्रंट एंड प्रोवाइड कर रहा है कि वेब के ऊपर आपके पास जो इंटरफ़ेस है वो कुछ इस फॉर्मेट के अंदर शो होगा। अब हम चलते हैं और सपोज़ करें कि मैं यहाँ पर किसी टैक्सेशन को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। यहाँ पे सर्च पे आपने आना है और यहाँ पे आपने सर्च लिखना है और यहाँ से आपने इसको कोई भी टैक्सेशन प्रोवाइड करनी है जैसे हाय वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। सो आप देख सकते हैं कि इसने मेरी जो टैक्सेशन है वो चेंज कर दी है। अब यहाँ पर जैसे आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो प्रोजेक्ट को जब आपने मेन विंडोज़ के ऊपर आप वापस आए तो यहाँ पर आपके पास एक प्रोजेक्ट शो हो रहा है। आप यहाँ से इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से इसको डिलीट कर सकता हूँ। इवन आप यहाँ पे इसको शेयर भी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे इसको शेयर के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेलेवेंट आपको ऐड पीपल ऑप्शन दे रहा है, ठीक है? तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो इससे रेलेवेंट आप यहाँ पर उसको ईमेल के थ्रू सर्च कर सकते हैं और इवन आपके पास एक कॉपी लिंक का भी ऑप्शन है। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है, आप इसको लिखें डिलीट और यहाँ पे आप इसको डिलीट कर दें। सो अब हम देखते हैं कि हम लोग बाकी के मज़ीद ऑप्शंस किसे-किसे देख सकते हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। अगर आप यहाँ आते हैं तो ये एंड्रॉइड स्टूडियो आपके पास आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं सी ऑल टेम्पलेट्स के ऊपर।
यहाँ पर ना आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है। अब इसका ये मतलब है कि इसने ना यहाँ पे कुछ डिवीजन्स की हुई हैं। अगर आप वेब ऐप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, आप यहाँ से इसके एनवायरनमेंट को डिप्लॉय कर सकते हैं। इसमें रिएक्ट की सेटअप है, एंगुलर का जिस तरीके से अभी हमने किया, नेक्स्ट.जेएस का हम यूज़ कर सकते हैं। इवन एक बेसिक सेटअप जो एचटीएमएल का है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बैकएंड की बात करें तो बैकएंड में जो लैंग्वेजेस आपको यूज़ करनी पड़ती हैं उसका सेटअप, जैसे हम गो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, पाइथन फ्लास्क यूज़ करते हैं और जिस लारावेल का वर्जन पीएचपी का यूज़ करते हैं, ठीक है? ये उनको भी सेटअप करने में आपकी हेल्प करेगा। अगर मैं मोबाइल एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहता हूँ और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से फ्लटर एप्लीकेशन दे रहा है, रिएक्ट नेटिव आपको दे रहा है, ठीक है? आप इनको सेटअप कर सकते हैं। एआई और एमएल जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे जेमिनी की एपीआईज़ को आपने यूज़ करना है, तो आपको एक इंटरफ़ेस बना के दे देगा। आप जेमिनी की एपीआई को किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं, कुछ बेसिक कोड आपको क्रिएट कर देगा। इसके अलावा LangChain के जो डिफरेंट मेथड्स हैं, जो कि एआई में इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, वो मेथोडोलॉजी आपको बताएगा, आप किस तरीके से उसको सेटअप कर सकते हैं और इवन आपको फायरबेस के मतलब भी इन्फॉर्मेशन देगा, उससे रिलेवेंट भी आपको एक सेटअप क्रिएट करके आपको देगा। अगर हम डेटाबेस की बात करें तो यहाँ पर पोस्टग्रेस, मायस्क्यूएल, प्रिज्मा जैसे डेटाबेसेस हैं, आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगा ताकि आप वो एनवायरनमेंट भी आप डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ ब्लैंक इंटरफेस आपके पास आ रहा है। रिएक्ट से रेलेवेंट अगर आप मैप गूगल मैप से रेलेवेंट अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आपको यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं मोबाइल के ऊपर आता हूँ और मोबाइल पे फ़िल्टर को चूज़ करता हूँ। अब यहाँ मैं लिखता हूँ माय फ्लटर ऐप, ठीक है? और उसको हम कर देते हैं क्रिएट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने जो सेटअप है वो स्टार्ट कर दिया है और ये अभी इसके एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में कुछ टाइम लेगा। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने मुझे कुछ इस तरीके से सेटअप क्रिएट करके दे दिया है। यहाँ पर मेरे पास जो फाइल्स हैं, डार्ट की जो डिफरेंट फाइल्स हैं जो कि हम फ्लटर के अंदर यूज़ करते हैं, वो उसने मुझे यहाँ पर सेटअप करके दे दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मुझे कुछ मज़ीद ऑप्शन दे रहा है, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैसेज है, मैं इसको ओके करता हूँ एंड यहाँ से उसने ऑटोमेटिकली ना जो मेरा टर्मिनल है उसको ओपन कर दिया और इससे रेलेवेंट यहाँ पर मुझे स्टेटस प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये जो वर्किंग कर रहे हैं उसकी बैक साइड पे जितनी भी वर्किंग हो रही है वो मुझे यहाँ पर शो करेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने ना कुछ स्टार्टिंग में कुछ फाइल्स को यहाँ पर डिप्लॉय किया, उसके बाद अप टू डेट का मैसेज यहाँ पे शो किया है और यहाँ पे इसने मुझे बिल्ड सक्सेसफुली का मैसेज दे दिया है जिसमें मुझे 44 सेकंड मेंशन किए हैं और यहाँ पर मेरे पास जो फाइल्स हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी हम कोई इन्वायरमेंट सेटअप कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक फाइल होती है रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, ठीक है, जैसे अगर आपने डॉकर की फाइल यूज़ की हो, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी फाइल की हो, ठीक है, हम क्या करते हैं कि उनके अंदर अपनी रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं अपने प्रोजेक्ट की वो लिखते हैं। ठीक वैसे ही इसको क्रिएट करने में जो हमारी जो फाइल है वो डेव डॉट एन आई एक्स की फाइल होती है। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो इसने सेटअप की थी, यानी कि उसको पता है कि मैंने किस किस जगह से इन पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। अब अकॉर्डिंग टू दिस कि उस idx.google.com यानी ये जो प्लेटफॉर्म है इसको पता है कि मैंने किस किस जगह पर जाना है और कहाँ कहाँ से जो लाइब्रेरीज हैं वो मैंने कहाँ कहाँ से पिक करनी है। जैसे यहाँ पर चैनल मेंशन हुआ है, इसी तरीके से डिफरेंट पैकेजेस मेंशन हुए हैं, उनके नाम यहाँ मेंशन है। इसके साथ साथ यहाँ पर उसने सर्च एक्सटेंशन को जिक्र किया हुआ है। तो ये सारी की सारी वो इन्वायरमेंट है जो इसने मेरे लिए खुद से क्रिएट की है जो कि इस फाइल के अंदर मेंशन थी। तो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं मैनुअली। इसके बाद इसने यहाँ पे कमांड मेंशन की है। अब यहाँ पर इसने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि आप इस प्रोजेक्ट को अगर लोकली रन करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से इसको रन कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं रिएक्ट के ऊपर और रिएक्ट में मैंने यहाँ पर लिखा माय रिएक्ट ऐप और मैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करूँगा और इसको मैं क्रिएट करता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इससे मैंने यहाँ पे एक सेटअप जो है वो क्रिएट कर दी है और यहाँ पर कुछ चीज़ें वो एनवायरनमेंट को डिप्लॉय कर रहा है।
जैसे ही उसने यहाँ पर डिप्लॉयमेंट कंप्लीट कर दी है, एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है, तो मेरे पास कुछ इस तरीके से इसने इंटरफेस क्रिएट किया है। अगर मैं सिंपल रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ तो उसका इंटरफेस जो रेडी फॉर्मेट के अंदर है वो कुछ इस फॉर्मेट के अंदर है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3 यानी कि मेरे लिए कंप्लीट सेटअप उसने क्रिएट कर दिया है, ताकि मैं अपनी एप्लीकेशन अगर रेड के ऊपर क्रिएट करना चाहूँ तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे कोई भी मजीद सेटअप की जरूरत नहीं पड़ी। कौन सी लाइब्रेरी यूज करूंगा, कौन सी एक्सटेंशन यूज करूंगा, उसने मुझे एक बेसिक इंटरफेस क्रिएट कर दिया है, ताकि मुझे ये पता चले कि मेरा जो रिएक्ट के कंपोनेंट्स हैं या रिएक्ट के जो मॉड्यूल्स हैं वो प्रॉपर्ली सेटअप हो चुके हैं। सो गाइस अब हम देखते हैं कि अगर कोई भी रिपॉजिटरी यानी कोई भी प्रोजेक्ट अगर मेरा गिटहब के ऊपर है तो मैं किस तरीके से उस सोर्स को यूज करते हुए यहाँ पर प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है इंपोर्ट अ रेपो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझसे एक रेपो का जो यूआरएल है यानी इसका जो पाथ है वो मुझसे मांग रहा है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो यहाँ पे मेरे पास एक कनेक्टिविटी का एक ऑप्शन है, गिटहब, गिटलैब और बिटबकेट। ठीक है, तो मैं इनका यूज़ करते हुए भी इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी रेपो पे आते हैं और मेरे पास यहाँ पर सिंपल जो लास्ट मॉडिफाइड एक प्रोजेक्ट मैंने किया था इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ये बेसिकली एक एक्सटेंशन है। तो एक सिंपल प्रोजेक्ट है जो कि वीएस कोड की एक्सटेंशन है, जो कि हेल्प करता है यूज़र को चेक करने में कि लास्ट मॉडिफाइड डेट किस यूज़र की तरफ से फाइल के अंदर चेंजेस हुई हैं। तो मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ से कॉपी करता हूँ। आप यहाँ से इसका यूआरएल इधर से भी पिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप आते हैं और यहाँ आप यूआरएल डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये फ्लटर ऐप है कि नहीं है, आप इसको चूज कर सकते हैं। आप जस्ट इसको इंपोर्ट करें। सो आप देख सकते हैं कि इसने भी जो इन्वायरमेंट है उसको सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। सो गाइस आप देख सकते हैं कि इसने मेरी यहाँ पे जो सेटअप है वो कंप्लीट करने के बाद कुछ इस तरीके से मुझे उनकी फाइल्स या बेसिक फाइल जो इसने है वो खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पे ओपन कर दी है, जो कि readme.md है। और यहाँ पर ये कुछ सेटअप आपका स्टार्ट कर दिया इसने, कुछ डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल कर दिए हैं। और यहाँ पे अगर हम इसको ऊपर लेकर आते हैं तो यहाँ पर मेरे पास ये तमाम चीज़ें रेडी हैं। सो यहाँ पर ये इसने सेटअप कर दिया सारे के सारा और ये मेरे पास तमाम की तमाम चीज़ें इसी के चल रही हैं। अब मैं आता हूँ अपनी फाइल के ऊपर, सोर्स के ऊपर। एक्सटेंशन डॉट जेएस की फाइल आ रही है, तो ये मेरी बेसिक जो एक्सटेंशन की जो फाइल थी वो आ रही है। और एक्सटेंशन डॉट टीएस की फाइल है जिसमें हम एक्सटेंशन की जितनी भी जो सोर्स कोड है वो सारा के सारा आ चुका है। तो गाइस अब हम चलते हैं यहाँ पर सी ऑल टेम्पलेट्स के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि गूगल ने हमें खुद प्रोवाइड किए हैं। कुछ सैम्पल प्रोजेक्ट्स उसने क्रिएट किए हैं ताकि हम इन प्रोजेक्ट्स की मदद से मज़ीद उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर कुछ एनहांसमेंट्स करके अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस आपके पास हैं, आप यहाँ पे आते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे आप कहते हैं कि कैंपस ट्रैवल डेमो है आपके पास, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर रॉक पेपर सीजर गेम आपके पास एक पड़ी हुई है और डिफरेंट और प्रोजेक्ट्स भी आपके पास यहाँ पर पड़े हुए हैं। यहाँ पर जेमिनी पिक्चर गेम विद फ्लटर ये भी आपके पास पड़ी हुई है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ से पिक करता हूँ और ट्राई इट करता हूँ। यहाँ पे अगर आपने गिटहब के ऊपर जाना है, गिटहब के ऊपर जाने के बाद अगर रिपॉजिटरी के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं कि ये रिपॉजिटरी कौन सी कोडिंग है, किस टाइप की कोडिंग है। उसके अलावा अगर आप इसके इश्यूज पे जाते हैं या अगर आपको कोई इसमें बग शो होता है तो आप इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पे आपके पास मेंशन भी है कि ट्राई इन IDX। वन क्लिक के ऊपर आप इस पूरी की पूरी रिपॉजिटरी को IDX के ऊपर लेके जा सकते हैं और इसको रन कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर इस पे क्लिक करता हूँ, इसको इंपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पर इसने सेटअप को जो है वो इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर जो फाइल्स हैं मुझे यहाँ पर शो कर दी हैं और यहाँ पे कुछ सेटअप मजीद कर रहे हैं। यहाँ पर जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी वो ये है कि इसमें आप जैसे इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर रहे होते हैं तो साथ साथ ना ये जितनी भी फाइल्स हैं उनको जब ये डिप्लॉय कर रहा होता है तो आपको ऑटोमेटिकली टर्मिनल इसका ओपन कर देता है और आपको साथ साथ दिखा रहा होता है कि इस लेवल पे या इस जगह पर ये इन फाइल्स को डाउनलोड कर रहे हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कैसे मुझे यहाँ पर प्रोजेक्ट डिप्लॉय करके दे दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि मैंने जैसे यहाँ पर
इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करके इस लोकल होस्ट 3000 के ऊपर क्लिक करना है। सो आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट मैंने वहाँ से डिप्लाई किया था वो मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। मैं यहाँ पर फाइंड माई ड्रीम ट्रिप पे क्लिक करता हूँ। ये वाली कुछ इस तरीके से एप्लीकेशन शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ से बैक आता हूँ तो और यहाँ पर प्लान माई ड्रीम ट्रिप विद AI, तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह का इंटरफेस शो कर रहा है। सो गाइस, अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरीके से प्रोजेक्ट IDX को यूज़ करते हुए अपनी एनवायरनमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जनरेटिव AI का यहाँ पे क्या रोल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपके पास एक राइट साइड पे जेमिनी विद चैट आ रहा होगा, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। मैं इसके यहाँ से बंद करता हूँ। यहाँ पे आ रहा है जेमिनी इन IDX, तो ये यहाँ पर आप इसको कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर इनेबल सजेशंस भी करनी है और इनेबल कोड बेस्ड इंडेक्स भी करना है। मैंने यहाँ से इसको कंटिन्यू किया। सो आप देख सकते हैं कि इस तरह का पैनल आपके पास आ जाएगा। अब आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट देंगे। अब आपने क्या करना है कि प्रॉम्प्ट देने के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आप स्लैश लगाते हैं तो स्लैश में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रही है, क्लियर, जनरेट, IDX। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ जैसे राइट अ कोड ऑफ CRUD ऑपरेशन इन पाइथन करते हैं ऐसे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैं अपने टर्मिनल के अंदर हूँ। ठीक है, मैं अपनी जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है उसके अंदर हूँ और ये मुझे यहाँ पर कोड जनरेट करके दे रहा है। सो एज यू कैन सी कि उसने मुझे यहाँ पर कोड जो है वो जनरेट करके दे दिया है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, राइट अ कोड ऑफ रिवर्स नंबर इन C#। तो आप देख सकते हैं कि उसने चैट फीचर को यूज़ करते हुए किस तरीके से मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्सेज जनरेट करके दिए हैं। अब यहाँ पर अगर आप आएँ तो आपके पास यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं। उन फाइल्स के साथ यहाँ पर मेरे पास अगर मैंने कोई फाइल ओपन की हुई है, मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जेमिनी पे आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं स्टार्ट इन एडिटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप यहाँ किसी कोड पे आते हैं और यहाँ पर मैं कोड के अंदर setting.json पे आता हूँ। ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ जेमिनी और यहाँ पर लिखता हूँ कि एक्सप्लेन सिलेक्टेड कोड। तो आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ पर मुझे पीस ऑफ कोड यहाँ पर मेंशन किया और उसके बाद यहाँ पर उसने मुझे लाइन बाय लाइन उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया कि ये कोड क्या कर रहा है। इसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँ और जेमिनी के ऊपर आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं दूसरा ऐड कमेंट फॉर सिलेक्टेड कोड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे हर लाइन के साथ उसने एक कमेंट ऐड कर दिया है ताकि इजीली हो जाए यूजर्स के लिए कि ये जो स्टेटमेंट है वो किस लिए है। तो मैं यहाँ पर जस्ट क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसको इंसर्ट कर देगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर इसको, और आप इन रिस्पॉन्सेज के अगेंस्ट इसको ओके, नॉट ओके, इस तरह के भी आप रिस्पॉन्सेज जनरेट करवा सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरीके से गूगल प्रोजेक्ट IDX को यूज़ करते हुए अपनी इन्वायरमेंट को सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग किस तरीके से जनरेटिव AI फीचर को यूज़ करते हुए अपने काम को इन्हेंस कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। I will be joining you in the next video. Take care.